हेलो दोस्तों, सुपर टेट एकेडमिक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से सुपर टेट यूपी टेट की तैयारी कराई जाती है। आज का इस सेशन का पहला प्रैक्टिस सेट है बाल विकास का। ये सुपर टेट यूपी टेट में काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा इसका। आप लोग इसे देखते हैं कि 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब ये है कि नौकरी पक्की। प्रैक्टिस सेट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तैयारी तो आप लोग काफ़ी दिनों से कर रहे होंगे, लेकिन आइए चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं, देखते हैं। जो इसका पहला सेशन है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जो बालक स्कूल के जीवन में मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है वह है। पूछ रहा है कि कौन सा बालक है वो। तो जो इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है, इसे देख सकते हैं आप, पिछड़ा बालक। और बी ऑप्शन दिया है मानसिक रूप से मंद बालक। सी ऑप्शन है समस्यात्मक बालक। और डी ऑप्शन है मादक द्रव्य सेवन करने वाला बालक। तो सबसे पहले आप ये सीखिए ऑप्शन को काटने का तरीका। तो मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक तो एकदम हो नहीं सकता, एकदम गलत। समस्यात्मक बालक, ये भी समस्यात्मक बालक भी नहीं हो सकता। जो इसका सही आंसर होगा मानसिक रूप से मंद बालक, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा, मानसिक रूप से मंद बालक। और पिछड़ा बालक ये भी नहीं हो सकता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आई विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ करना चाहिए। मतलब इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि एक शिक्षक को स्कूल में, मैंने पहली बार जो बच्चा है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन क्या कह रहा है देखते हैं। जो ए ऑप्शन है वो कह रहा है कि उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह, अन्य बच्चों से अलग करना। और जो इसका तीसरा ऑप्शन है बच्चों के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा। और जो इसका डी ऑप्शन है बच्चों की विशेष आवश्यकता के स्तर के लिए जांच की प्रवेश परीक्षा। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बच्चों के अभिभावक के सहयोगी योजना की चर्चा। और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। शैक्षिक भ्रमण के लिए आवश्यक साधन क्यों है। क्वेश्चन ये तीसरा कह रहा है कि शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है। इसका ऑप्शन देखते हैं। जो ऑप्शन है, यह रटने की आदत का विकास करता है, पाठ्यचर्या समय पर पूर्ण होती है, यह कल्पना शक्ति का विकास करता है। और ऑप्शन नंबर डी है भ्रमण के स्थान के ज्ञान अस्थायी होता है। जो इसका इसमें सही आंसर होगा, देखते हैं इसका सही आंसर। तो सबसे पहले ऑप्शन को काटिए, यह रटने की आदत का विकास करता है। एनसीएफ कभी नहीं कहता है कि बच्चा को रटंत बनाइए, ये एकदम ऑप्शन ये गलत हो गया। और ऑप्शन बी है पाठ्यचर्या के समय पर पूर्ण होती है, पाठ्यचर्या समय पर पूर्ण होती है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं सही है। यह कल्पना शक्ति का विकास करता है, ये एकदम गलत है। जो भ्रमण स्थान के प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, जैसे हम किसी बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं तो उसके बारे में वहाँ पे जाके देख लेता है तो उसको एकदम अस्थायी रूप से स्मरण हो जाता है कि ये स्थान यहीं पे है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी बालक की वास्तविक आयु, जो किसी बालक की है वास्तविक आयु 8 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ये बुद्धि लब्धि पूछ रहा है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है, जो जानते हैं बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है MA बटा CA गुणे 100। इस पे ये
निकल जाए। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो जो जो इसकी मानसिक आयु कितना है ये दिया हुआ है, देखते हैं इसकी जो मानसिक आयु है, 1 मिनट। जो इसकी मानसिक आयु है ये 12 वर्ष दिया हुआ है, और जो इसकी वास्तविक आयु है ये 8 वर्ष दिया हुआ है, और इसमें करते हैं गुणा। देखिए अगर हम लोग इसको काटते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसको 2 से सबसे पहले काटते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौक को 8, ये हो जाएगा 50। फिर इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर 2 से इसको काट देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में जब 25 से गुणा कर देंगे तो 25 छक्का 150। तो जो इसका सही आंसर बनेगा, इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 150 होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए, वह है। जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन जो इसका है वार्तालाप नीति, ऑप्शन बी है प्रश्नोत्तर नीति, ऑप्शन सी है खेल और मनोरंजन नीति, ऑप्शन डी है प्रदर्शन नीति। तो जो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, खेल और मनोरंजन नीति, इसका सही ऑप्शन ये होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है। ये कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है नए तथ्यों की खोज करना, ऑप्शन बी है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, और ऑप्शन सी है ज्ञान देना, और ऑप्शन डी है नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो सही ऑप्शन होगा बी होगा कि स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। मतलब कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख यही कार्य होता है कि जो स्थानीय समस्या है उसका समाधान करना, एकदम सही आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि और अनुसंधान के उपकरण, और ऑप्शन सी दिया हुआ अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, और ऑप्शन डी दिया हुआ है कि अनुसंधान की परिकल्पना। जो इसका सही ऑप्शन होगा, देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन, समझिए पहले इसको। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो अनुसंधान की समस्या की पृष्ठभूमि, ये एकदम गलत आंसर है। अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के उपकरण कैसे होगा, एकदम ये भी गलत है। अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, ये एकदम राइट आंसर है कि संविधान के अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या करेंगे, और अनुसंधान की परिकल्पना, ये भी गलत है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, देखते हैं इसे कि संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है कि उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव, उनका अंतर्मुखी स्वभाव, अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका, ऑप्शन डी है उनका विषादग्रस्त व्यवहार। जो इसका सही ऑप्शन होगा उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव, ये एकदम सही आंसर होगा। और जो उनका अंतर्मुखी स्वभाव है ये गलत होगा। अपने विचार प्रकट करने के संतुलित तरीका, ये भी गलत। उनका विषादग्रस्त व्यवहार, ये भी गलत होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं कि निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करिए। ये देखिए ये बनाया हुआ है कि ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग, इसको बनाया हुआ है, और ये कह रहा है कि ये पक्ष है संज्ञानात्मक, और
ये वाला पक्ष देख सकते हैं, इसको खाली छोड़ा हुआ है, इसी को पूछ रहा है। और ये है मनोप्रेरणा, और ऑप्शन दिया हुआ है कि संज्ञानात्मक एवं मनोप्रेरणा होगा इसमें, कि ज्ञानात्मक होगा, कि भावात्मक होगा, कि शारीरिक दक्षता होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा, आप संज्ञानात्मक देख ही रहे हैं, मनोप्रेरणा देख ही रहे हैं, तो इसका न ज्ञानात्मक होगा और न शारीरिक दक्षता होगा, और संज्ञानात्मक मनोप्रेरणा ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो भावात्मक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, या ये सभी? जो 10वां का होगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और पूर्ण रूप से ये सही है, तो ये सब गलत हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सब सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर बी 8 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर सी 11 वर्ष की आयु में, और ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष की आयु में। जो इसका सही आंसर होगा 11 वर्ष की आयु में, एकदम ये राइट आंसर है। आइए चलते हैं। किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? जो ऑप्शन नंबर ए है देख लेते हैं, टायलर ने कहा है, एक मिनट, टायलर महोदय ने कहा है, ऑप्शन बी है स्किनर महोदय ने कहा है, ऑप्शन सी है क्रो ने कहा है, ऑप्शन डी है वुडवर्थ ने कहा है। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टायलर महोदय ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि खेल की विधि उपयोगी है बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु, परिपक्वता अवस्था हेतु। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 का, ऑप्शन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा बाल्यावस्था हेतु। जो खेल की विधि है बहुत ही उपयोगी होती है। बाल्यावस्था में बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ कपड़े गंदे करते हैं। जो कपड़े उपड़े गंदे करते हैं उसे डर्टी एज भी कहा जाता है, गंदी अवस्था, इसी वजह से उसे डर्टी एज भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? ऑप्शन नंबर ए है प्रश्नावली विधि, ऑप्शन नंबर बी है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन नंबर सी है मतसूची विधि, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। जो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग सब लोग अब जान ही चुके होंगे कि इसका सही आंसर कौन सा है। जो सही इसका आंसर होगा है ऑप्शन नंबर डी, सब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक शिक्षक गद्य व सब्जियों फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है कि विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सिखाए, इस दृष्टिकोण का आधार है। जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सीखने की क्लासिकल अवस्था, पुनर्बलन का सिद्धांत, और सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन, और ऑप्शन डी है ज्ञान का निर्माण। जो इसका सही आंसर होगा, आप लोग जानते हैं, सभी लोग इसका सही आंसर क्या है, सीखने की क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। ऑप्शन नंबर ए अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी है विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, ऑप्शन सी है तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता, ऑप्शन डी है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो जो इसका सही आंसर होगा कि अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, ये जो है एकदम सही आंसर होगा इसका। और देख लेते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन। शैशवावस्था होती है, जो शैशवावस्था होती है कब से कब तक होती है? 5 वर्ष तक होता है, कि 12 वर्ष तक होता है, कि 21 वर्ष तक होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर सब लोग जानते हैं, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
ऑप्शन नंबर ए है कि अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। ऑप्शन सी है शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता। और ऑप्शन नंबर डी है ए एवं बी दोनों। तो इसका आंसर सब लोग अब जान ही चुके होंगे कि कौन सा इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी, ये अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से ही सीखता है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। ये एकदम राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन के लिए सलाहों में उपयोग में आने वाले विधियाँ। तो जो इसका ऑप्शन है परिणात्मक एवं निरीक्षण विधि, ऑप्शन बी है परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि, ऑप्शन सी है गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा 19वां का, ये 19वां का राइट आंसर बनेगा ये परिणात्मक। एक मिनट, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। जो 19वां का राइट आंसर बनेगा परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि। एकदम ये देख सकते हैं आप लोग, एकदम सही आंसर है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशा 14 वर्ष की आयु में सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण है मानसिक अक्षमता, बी है अपंगता और सी है अनुवांशिकता और डी है कुपोषण। जो इसका राइट आंसर है मानसिक अक्षमता। क्योंकि देखिए जो बच्चे 6-7 वर्ष में कार्य करते हैं वो आशा 14 वर्ष में कार्य करती है। उसका जो मानसिक अक्षमता है यही मतलब सही नहीं, ना इसको अनुवांशिकता से दिक्कत है, ना अपंगता से है, ना कुपोषण का शिकार है। जो इसका सही आंसर होगा मानसिक अक्षमता। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषतः। ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया हुआ है कि बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, ऑप्शन बी है असामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन, ऑप्शन सी है दुर्बल बालकों का अध्ययन, ऑप्शन डी है सामान्य बालकों का अध्ययन। जो इसका राइट आंसर बनेगा 21वां का वो सी बनेगा दुर्बल बालकों का अध्ययन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीखने का स्थानांतरण है, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग करना, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर बनेगा कि सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना, ये एकदम सही आंसर बनेगा। आइए देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन। जो हमारा ये 23 क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन का सर्वोत्तम मापनी क्या है। नामित मापन है कि अंतराल मापन है कि क्रम सूचक मापन है कि समानुपाती मापन है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ये बनेगा अंतराल मापन। जो ये नामित मापन है और ये अंतराल मापन मतलब गैपिंग का मापन। जैसे एक गैप होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि कक्षा का एक रोल नंबर है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये ऐसे ये एक का अंतराल करके है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर जो है बी अंतराल मापन सही हो जाएगा। कि विद्यार्थी और अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मूल्यांकन, ऑप्शन बी है आकलन, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर बनेगा आप लोग सब लोग अब जान चुके होंगे कि सही आंसर इसका बनेगा सी ए व बी दोनों, मूल्यांकन और आकलन दोनों इसका होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व, जो ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों का समरूप समूहों का वर्गीकरण और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। जो 25वां का हमारा राइट आंसर बनेगा विद्यार्थियों का समरूप समूहों का वर्गीकरण, क्योंकि ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व दे रहा है अध्ययन की दृष्टि से। इसे देखिए, जो अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व बताने के लिए कह रहा है तो विद्यार्थियों का समरूप समूहों का वर्गीकरण ये सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। तो ऑप्शन ए है कमजोर विद्यार्थियों का, ऑप्शन बी है सामान्य विद्यार्थियों को, ऑप्शन सी है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा 26वां का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में जो विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। आइए जो हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर देखते हैं इसे। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान और ऑप्शन डी है हीनता की भावना। जो इसका राइट आंसर बनेगा आप लोग सब लोग जान ही चुके होंगे, आप सभी लोगों का ये क्वेश्चन आ ही रहा है। जो एक बालक को शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है हीन की भावना। वो हर समय हीनता की भावना से अपने बारे में सोचता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि हम हाथ से अपंग हैं, चाहे आँख से थोड़ा कम दिखता है, या ऐसी जो दोष होते हैं उससे अपने बारे में हीनता के बारे में सोचता है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी समझ, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान और ऑप्शन नंबर डी स्व अध्ययन। जो इसका सही आंसर बनेगा 28वां का। अगर प्रेरणा नहीं रही तो आप किसी कार्य को करने में असमर्थ होंगे। जो देखिए प्रेरणा दो प्रकार की होती है, प्रेरणा एक आंतरिक प्रेरणा, एक बाह्य प्रेरणा। जो आंतरिक प्रेरणा अंदर से किसी कार्य को करने को झकझोर देती है वही आगे चल के कार्य करने में आदमी को बहुत मददगार या उसमें समर्थता होती है। तो प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। देखते हैं अगले क्वेश्चन। मूल्यांकन का उद्देश्य है, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है कि बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, ये भी सही है। बच्चों ने क्या सीखा या यह जानना, एकदम ये भी सही है। बच्चों के सीखने में आई कठिनाई को जानना, ये भी सही है। तो जो ऑप्शन नंबर डी ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हल करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट डेली दी जाएगी। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं। अधिगम का शिक्षा में योगदान है, तो अधिगम शिक्षा में क्या योगदान है। व्यवहार में परिवर्तन, एकदम सही बात। नवीन अनुभव प्राप्त करना, ये भी सही बात। समायोजन में, ये भी सही बात। तो जो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो ये रहा हमारा 30 क्वेश्चन। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।